हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। तो ये लास्ट वीडियो है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अकाउंटेंसी की सीरीज में, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें कि हर एग्जाम के लिए हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इज डिसाइडेड बाय ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी मेंबर्स एट जनरल मीटिंग, सी कंपनीज एक्ट 2013, डी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जो पहला ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है किसी कंपनी में, पहला ऑडिटर, उसकी जो रेम्यूनरेशन होती है, जो सैलरी होती है, वो कौन डिसाइड करता है? इसका आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो पहला ऑडिटर है उसकी सैलरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स आते हैं, जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद ऑडिटर्स आएंगे, दूसरा ऑडिटर, तीसरा ऑडिटर, हर एक टर्म के बाद जो नया ऑडिटर आएगा, उनकी जो सैलरी होती है, उनकी जो रेम्यूनरेशन होती है, वो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स जिनको हम बोलते हैं, वो करते हैं डिसाइड एट जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो पहले ऑडिटर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद जो आए वो मेंबर्स एट जनरल मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। An audit which checks if a company has been complying with the provisions of Companies Act 2013 and all of its rules therein is called A. Company audit, B. Financial audit, C. Compliance audit, D. Secretarial audit। वो ऑडिट जो ये चेक करता है कि कोई कंपनी ने कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए हैं या नहीं, उस ऑडिट को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी, सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट वो ऑडिट होता है जिसमें यह देखा जाता है कि कोई कंपनी जो है उसने कंपनीज एक्ट 2013 के या कोई भी एक्ट हैं जो प्रिवेलिंग है, उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हैं या नहीं, है ना, तो उसको कहते हैं हम सेक्रेटेरियल ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट जो मैंने सी ऑप्शन दिया है वो सिर्फ ऑप्शन के लिए है, कंप्लायंस ऑडिट नाम का कोई ऑडिट नहीं होता। फाइनेंशियल ऑडिट आपको पता है कि फाइनेंशियल ऑडिट हम एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, अपने अकाउंट्स को चेक करने के लिए क्या हमारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बिजनेस दिखा रहे हैं या नहीं। और कंपनी ऑडिट होता है कंपनीज का ऑडिट करना, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is used for recording important points to be included in auditor's report? A. Audit working paper, B. Audit notebook, C. Audit diary, D. All of the above। इन ऑप्शंस में से कौन सी वो किताब है, कौन सी वो बुक है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं, इसलिए ताकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑडिटर की रिपोर्ट में बाद में लिखे जाएं? तो इसका आंसर है ऑडिट नोटबुक। ठीक है, ऑडिट नोटबुक जो होती है वो हमें एरर्स, कंफ्यूजन्स वगैरह नोट डाउन करने के भी काम आती है। ऑडिट वर्किंग पेपर जो होते हैं वो एनालिसिस वगैरह के काम आते हैं, इसमें एनालिसिस होता है, समरीज होती है। ऑडिट डायरी और ऑडिट नोटबुक लगभग सेम है। ऑडिट नोटबुक एक डायरी है, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक नाम है वो है ऑडिट नोटबुक। आप ऑडिट डायरी उसको नहीं बोलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। The process which proves the existence, ownership and title of assets is called A. Watching, B. Verification, C. Valuation, D. Auditing। वो प्रोसेस जिससे हम किसी एसेट की एग्जिस्टेंस, मतलब वो असल में है या सिर्फ कागजों में दिखाया गया है, वो और ऑनरशिप उसकी किसके नाम पे है, वो ये किस प्रोसेस में हम देखते हैं? इसका आंसर है बी, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में ऑडिटर जो है वो फिजिकली जाके एसेट्स को चेक करता है, क्या एसेट्स एक्चुअल में मौजूद हैं या नहीं, और उनकी ऑनरशिप भी चेक करता है, ये किसके नाम है, ये कंपनी के नाम पे ही है या किसी और को तो नहीं है। ठीक है, वॉचिंग आपको पता है, वॉचिंग में हम क्या देखते हैं कि जो आपने ट्रांजैक्शन की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो आपने किसी सोर्स डॉक्यूमेंट पे बेस पे की है या नहीं, है ना। और वैल्यूएशन होता है एसेट्स की वैल्यू निकालना, उनकी वैल्यू डिटरमाइन करना। ऑडिटिंग तो आपको पता ही है ऑडिटिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following section of Companies Act 2013 deals with qualification of an auditor for a company? इनमें से कौन सी सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 की ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के बारे में हमें बताती है? ऑप्शन ए है सेक्शन 141 सबसेक्शन 1, ऑप्शन बी है सेक्शन 141 सबसेक्शन 2, ऑप्शन सी है सेक्शन 245 सबसेक्शन 1, ऑप्शन डी है सेक्शन 245 सबसेक्शन 2। इसका आंसर है सेक्शन 141 सबसेक्शन 1। ठीक है, यहां पे कोई बात समझाने की ज्यादा नहीं है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसलिए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a process of systematic assessment and reporting of these activities of a company which have social impact is called A. corporate social responsibility, B. social auditing, C. social accounting, D. all of the above। वो प्रोसेस जिसमें हम सिस्टमैटिक असेसमेंट करते हैं, मतलब इवेल्युएशन करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। रिपोर्ट करने का मतलब कम्युनिकेट करना। वो एक्टिविटीज कंपनी की जो सोसाइटी पे असर डालती हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे असर डालती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं सी, सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टमैटिक असेसमेंट होती है और रिपोर्टिंग होती है कंपनीज ने जो एक्टिविटीज की है जिनसे सोशल इंपैक्ट पड़ता है, जिनसे हमारे एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका फोकस होता है ज्यादा मॉनिटरी टर्म्स पे, सोशल अकाउंटिंग का। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो कंसेप्ट है जो हमें यह बताता है कि हर एक कंपनी की कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सोसाइटी के लिए। मतलब क्या है कि आपको पता है हर एक बिजनेस सोसाइटी में ही पैदा होता है, सोसाइटी के ही रिसोर्सेज यूज करता है, सोसाइटी को ही अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचता है। तो हर एक बिजनेस सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि वो सोसाइटी का ख्याल रखे, एनवायरनमेंट का ख्याल रखे, वो स्कूल्स बनाए, वो हॉस्पिटल्स बनाए, वो पार्क्स बनाए। ये हमें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट बोलता है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The provisions regarding corporate social responsibility contained in Companies Act 2013, Section 135 are applicable to option A, companies having net worth of 500 crores or more, B, companies having turnover of 1000 crore or more, C, companies having net profit of rupees 5 crore or more, या all of the above। तो क्वेश्चन क्या बोलता है हमें कि जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 में जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो किन कंपनीज पे एप्लीकेबल हैं? इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। मतलब क्या है कि ये जो तीनों टाइप ऑफ कंपनीज हैं इन पे जो सेक्शन 135 में प्रोविजंस हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कंपनीज है इनको वो फॉलो करने हैं जो सेक्शन 135 में प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 के। वो किस रिलेटेड है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में समझा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मच ए कंपनी फॉलिंग अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मस्ट स्पेंड ऑन इट्स CSR, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी एज पर द लॉ। मतलब कितना पैसा उस कंपनी को जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजंस के अंडर आती है, जो हमने पीछे देखे, उनको कितना पैसा खर्च करना है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के फील्ड में। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो काफी लेंथी हैं, तो इसलिए मैं सीधा आंसर बताता हूं। इसका आंसर है ए, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। मतलब 2% एवरेज प्रॉफिट का, किन सालों का? जो जिस साल की आप बात करें उसके जो इमीडिएटली पीछे जो 3 साल गए उनके प्रॉफिट का 2%। मतलब क्या है, अगर हम 2020 की बात करें तो हम देखेंगे 2017, 2018 और 2019 का प्रॉफिट कितना हुआ, उसकी एवरेज निकालेंगे और उसका 2% हम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्पेंड करेंगे। मतलब रोड्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Manager is entitled to a commission of 5% on profit after charging the commission. Profit is rupees 2100. The commission will be option A 110 rupees, option B 105 rupees, option C 100 rupees and option D none of the above। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर इस क्वेश्चन में सीधा पूछा गया होता कि 5% जो है वो प्रॉफिट का हमें मैनेजर को कमीशन देनी होती है तो हम सीधा निकालते। कैसे? 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 2100। 2100 यहां पे प्रॉफिट है। और अगर ऐसे भी लिखा गया होता कि 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो तब भी हम वही करते। लेकिन यहां पे हमें बताया गया है कि आपने निकालनी है कमीशन, लेकिन जो कमीशन मैनेजर की है उसको निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पे आपने 5% की कमीशन निकालनी है। समझ आ गई आपको? कमीशन निकाल के, कमीशन जो आपने मैनेजर को देनी है ना, उसको डिडक्ट करके जो प्रॉफिट बचा उसका 5%। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो मैं बता देता हूं तो वहां से आपको निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं वो फॉर्मूला। तो अगर हम यहां पे देखें मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, वो कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू रेट, रेट मतलब 5%, किस रेट पे देनी है उसको कमीशन, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ठीक, इनटू प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो इस केस में 2100 है। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे हम क्या बनता है, 5 जो रेट है हमारा और नीचे है 100 प्लस 5,
उसके बाद इंटू 2100, इंटू जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 2100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये बनता है 5 डिवाइड बाई 105 इंटू 2100 और इसका आंसर आता है 100। इसका मतलब हमने उस मैनेजर को 100 रुपीज कमीशन देना है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजैक्शन इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विल अफेक्ट A. Assets only, B. Assets and liabilities, C. Liabilities and capital, D. Assets and capital। ये जो ट्रांजैक्शन है कौन सी? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये किस किस अकाउंट को, किस किस एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट करेगी? इसका आंसर है डी, एसेट्स एंड कैपिटल। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। आपको पता है हम जो अकाउंटेंसी करते हैं खासकर कंपनीज में वो एक्रूवल बेसिस पे करते हैं, मतलब कैश हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है। अकाउंटेंट के लिए, बिजनेस के लिए ऑब्वियसली कैश मायने रखता है, लेकिन अकाउंटेंट के लिए कैश का आना जाना उतना मायने नहीं रखता है। अगर किसी थर्ड पार्टी पे आपकी इनकम ड्यू हो गई, उसने बेशक अभी कैश ना दिया हो, लेकिन तब भी आप उसको एज इनकम ट्रीट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करोगे, है ना? तो जब आप कोई चीज एज इनकम ट्रीट करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उससे कैपिटल आपकी सीधा इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है कैपिटल जो होती है वो इंक्रीज होती है इनकम से, डिक्रीज होती है लॉसेस से। हो गया, कैपिटल तो हो गया। अब एसेट को कैसे अफेक्ट करेगा? एसेट को ये ऐसे अफेक्ट करेगा कि जिससे आपने पैसा लेना है उसने अभी नहीं ना दिया, तो वो आपका एसेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 10,000 की अपनी गुड्स बेची और उसने बोला मैं ये क्रेडिट पे ले रहा हूं तो मैं बाद में पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो आपने बेच दी चीजें, अब उसने आपका पैसा देना है, तो वो आपका डेटर बन गया डेटर, तो एसेट इंक्रीज हो गए, है ना? एसेट्स एंड कैपिटल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एसेट्स ओनली? इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन सिर्फ एसेट्स को अफेक्ट करेगी? ठीक है, ए परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, बी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, सी सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट, डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ एसेट्स को अफेक्ट नहीं करेगी, एसेट के अलावा और किसी अकाउंट को भी ये ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगी। अगर हम ए देखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आप गुड्स तो खरीद रहे हो, वो एसेट्स को तो बेशक अफेक्ट करेगी, लेकिन क्रेडिट पे खरीद रहे हो, उधार पे खरीद रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, है ना? अगर हम बी देखेंगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, गुड्स तो जल रही है बेशक और आपके एसेट्स पे अफेक्ट पड़ रहा है, मतलब आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। जब लॉस होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि लॉस से कैपिटल आपकी कम हो गई, तो ये भी नहीं है आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेट नहीं बल्कि कैपिटल भी अफेक्ट हो रही है। तीसरा अगर हम देखेंगे, सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट, जब आप सेल करते हो गुड्स एट प्रॉफिट, उससे आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा इनकम या प्रॉफिट से आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। और सेल ऑफ गुड्स, जब आपने गुड्स बेची तो एसेट्स आपके कम हो गए। इस ट्रांजैक्शन ने भी एसेट्स और कैपिटल को अफेक्ट किया। इसका क्या मतलब है? इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट, द कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इज ऑप्शन ए डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस, बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, सी ईदर डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस आर क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डी नीदर डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस नॉर क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन ये हमें पूछ रहा है कि जो गुड्स हमारी आग से डिस्ट्रॉय होती हैं या चोरी हो जाती हैं, उनकी कीमत को आप क्या करते हो, कैसे ट्रीट करते हो? हमें पता है कि गुड्स अगर आपके बिजनेस से सेल के अलावा किसी तरीके से आपके बिजनेस से वो गुड्स निकलती हैं, वो ड्राइंग्स हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाएं फायर से, वो चोरी हो जाएं, वो परचेज अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है ना? मतलब परचेजेस से वो डिडक्ट हो जाती हैं, उसका यही मतलब आता है। ठीक है, जब आप चीज खरीदते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हो, जब आपके बिजनेस से चीजें निकल जाती हैं सेल के अलावा तो परचेज अकाउंट आप क्रेडिट करते हो, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि वो परचेजेस से डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर बनता है सी, या तो आप परचेजेस से डिडक्ट करोगे या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करोगे, उसका इफेक्ट भी वही आएगा, क्योंकि परचेजेस जो हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो जो चीज आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करोगे उसका मतलब यह होगा कि आपने वो परचेजेस से या डेबिट साइड से डिडक्ट कर दिया। समझ आ गया? तो इसका आंसर है ईदर डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस और क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। In which of the following cases suspense account is not prepared? A. To rectify errors in pre-trial balance stage. B. To rectify errors in post-trial balance stage. C. To rectify errors in pre-final account stage. D. To rectify errors in post-final account stage. इन केसेस में से आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत कहां नहीं पड़ती है? क्वेश्चन हमें यह पूछ रहा है। इसका आंसर है ए, टू रेक्टिफाई एरर्स इन प्री ट्रायल बैलेंस स्टेज। ये वो स्टेज है जहां पे आपने लेजर के अकाउंट्स को बैलेंस नहीं किया होता है। तो यहां पे अगर आपको
एरर मिलता है तो आप वहां पे आराम से उसको रेक्टिफाई कर सकते हो बिना सस्पेंस अकाउंट बनाए। सस्पेंस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? सस्पेंस अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए होते हैं या ट्रायल बैलेंस बना लिया होता है। अब हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उन एरर्स को रेक्टिफाई करें, तो वो एरर्स हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं ताकि वो हम अगले साल रेक्टिफाई करें। वो सस्पेंड रहे फिलहाल, अगले साल हम उनको रेक्टिफाई करें। तो इसका आंसर है टू रेक्टिफाई एरर्स इन प्री ट्रायल बैलेंस स्टेज, मतलब वो स्टेज जहां पे आपने अभी या तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया होगा या तो अभी आपने लेजर के अकाउंट्स को ही अभी बैलेंस नहीं किया होगा, वहां पे आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स हैज हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट? ऑप्शन ए करंट अकाउंट, बी सेविंग्स अकाउंट, सी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, डी ओवरड्राफ्ट। इनमें से किस अकाउंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको बैंक देता है? देखो, आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है, आपको जो बैंक इंटरेस्ट रेट देता है, वो बहुत सी चीजों से डिटरमाइन होता है। उसका एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि आपका पैसा बैंक के पास कितनी देर रहेगा। जितनी देर बैंक को एश्योरेंस होगी कि आपका पैसा उनके पास रहेगा, उतना ज्यादा वो इंटरेस्ट रेट देगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर बनता है सी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ही सबसे देर आपका पैसा आपके बैंक के पास रहता है, तो वो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट इसी पे देगा। सबसे कम इंटरेस्ट रेट होता है करंट अकाउंट पे। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो करंट अकाउंट से ज्यादा होता है लेकिन फिक्स्ड अकाउंट से कम होता है। और ओवरड्राफ्ट की अगर हम बात करें, ये तो लोन है, यहां पे इंटरेस्ट रेट आपको दिया नहीं जाएगा बल्कि आपको यहां पे इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, है ना। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर है सी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिड्यूरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? ए कैश बुक, बी परचेज बुक, सी सेल्स बुक, डी जर्नल प्रॉपर। इनमें कौन सी बुक है जिसको हम रेजिड्यूरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं? इसका आंसर है जर्नल प्रॉपर। पहले हम देखते हैं रेजिड्यूरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का क्या मतलब है। ओरिजिनल एंट्री का मतलब यह है कि वो बुक जिसमें सबसे पहले एंट्रीज होती हैं। ठीक है, आपको पता ही है, उसको हम जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन रेजिड्यूरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है? रेजिड्यूरी मतलब क्या होता है, जो बची हुई चीजें होती ना उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, जो एंड पे बच जाता है किसी चीज का। जैसे अगर आपने कुछ जला लिया, उसका जो लास्ट पे राख वगैरह बचती है उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। तो एंट्रीज की अगर हम बात करेंगे, एंट्रीज में रेजिडुअल एंट्रीज कौन सी होती हैं? वो एंट्री जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती हैं। कैश बुक में तो कैश वाली एंट्रीज आएंगी, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज वाली एंट्री आएंगी, सेल बुक में क्रेडिट सेल वाली एंट्री आएंगी, ऐसे ही बहुत सी उनमें अपनी टाइप की एंट्रीज आएंगी। लेकिन कुछ एंट्रीज बच जाती हैं जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आती हैं, तो वो आती हैं जर्नल प्रॉपर में। तो इसका आंसर है डी जर्नल प्रॉपर। वो कौन सी एंट्रीज होती हैं? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज वो होती हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज वो होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज। ये एंट्रीज किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आती हैं, ये जर्नल प्रॉपर में आती है, जिसको हम जनरल जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Those transactions which relate to accounting period for which financial statement are being prepared, but these are not yet been recorded in the books of accounts are called A. Rectifications, B. Adjustment, C. Transfer, D. None of the above. वो transactions जो उस पीरियड को रिलेट करती हैं जिसके लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, लेकिन अभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंटर नहीं होती हैं, उन एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है बी एडजस्टमेंट। उन एंट्रीज को हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक? ए ऑल परचेज ट्रांजैक्शंस, बी ओनली कैश परचेजेस, सी ओनली क्रेडिट परचेजेस, डी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ परचेज बुक मेंटेन्ड। क्वेश्चन हमें यहां पे यह पूछ रहा है कि परचेज बुक जो होती है उसमें आप किस टाइप की ट्रांजैक्शंस एंटर करते हो? इसका आंसर है सी ओनली क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस एंटर होते हैं, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स एंटर होती है। ठीक है, जो कैश परचेजेस होते हैं वो जाते हैं सीधा कैश बुक में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिटर्न इन व्हाट बुक रिकॉर्ड्स? ए रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू गो डाउन, बी रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम शोरूम टू गो डाउन, सी रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो रिटर्न इनवॉर्ड जो बुक होती है या सेल्स रिटर्न बुक जिसको हम बोलते हैं, उसमें सिर्फ वो गुड्स रिकॉर्ड होती हैं जो हमें कस्टमर वापस देता है। वो गुड्स नहीं जो गोडाउन से वापस आए या जो शोरूम से वापस आए, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो चीजें जो हमें कस्टमर वापस देता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct? The two sides of balance sheet must tally. B. The difference between two sides of balance sheet is amount of capital. C. Both A and B. D. None of the above. इसका आंसर है A. Two sides of balance sheet must tally.
जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वो बैलेंस शीट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करती है, जो होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हमेशा ये होगा कि एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसका आंसर है ए, टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट मस्ट टैली। अगर आपकी दोनों साइड, जो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट की, वो टैली नहीं हो रही है, वो बराबर नहीं आ रही है, तो आपने कोई गलती की होगी, ठीक है, वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following partner must give public notice for his retirement, otherwise he will continue to be liable for the acts of the firm? A, active partner, B, sleeping partner, C, dormant partner, D, none of the above। कौन सा ऐसा पार्टनर है जो अगर रिटायर हुआ तो उसको पब्लिक नोटिस देना ही देना है, मतलब उसको पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर वगैरह में देना है, लोगों को यह कंफर्म करना है कि मैं रिटायर हो रहा हूं इस फर्म से। तो वो कौन सा पार्टनर है? इसका आंसर है ए, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म का काम संभालता है, और जो भी थर्ड पार्टी फर्म के साथ बिजनेस करती हैं उनको वो पार्टनर पता होता है कि वो पार्टनर फर्म का पार्टनर है, ठीक है, तो उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, वरना अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो लायबल रखा जाएगा हर एक फर्म के एक्ट के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, एक्टिव पार्टनर। तो ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम इस चैनल में फ्यूचर में हर एक एग्जाम को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।